हेलो हे गाइस। आज 8 जनवरी दी हिंदू न्यूज़पेपर और इसका एडिटोरियल जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे बड़ी जो पहली न्यूज़ है, सेम न्यूज़ आज फोर्थ टाइम जो हमने देखने को हमें मिल रही है कि 4 दिन हो गए ये लगातार 4 टाइम न्यूज़ हमने देखी है कि फर्स्ट फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ हम यही डिस्कस कर रहे हैं। पहली वीडियो अगर आप पिछली वाली वीडियो देखोगे हमने डिस्कस भी किया है ईडब्ल्यूएस कोटा कैसे आया, कौन सी अमेंडमेंट थी, कहाँ पे उन्होंने आर्टिकल में इंसर्ट किया है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि वाई ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। फिर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि भाई क्यों नहीं होनी चाहिए या फिर इसकी जो बैड इम्प्लीकेशंस है वो क्या हो सकती हैं, और कंक्लूजन भी हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने परमिट कर दिया नीट की काउंसलिंग अंडर प्रेजेंट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा सिस्टम। अब अगर हम देखिए ओबीसी रिजर्वेशन की बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं 27% रिजर्वेशन फॉर दी ओबीसी हैज़ बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। और ये किस बेसिस पे प्रोवाइड हुई थी? मंडल कमीशन बना था, तो मंडल कमीशन की वजह से जो ओबीसीज है उनको 27% जो रिजर्वेशन है वो दे दी गई। अगर मैं उसके बाद में बात करूँ तो इंदिरा साहनी केस आता है, तो उन्होंने बोला कि 27% जो रिजर्वेशन आपने दी है ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने इस चीज़ में क्रीमी लेयर को साथ में लेके चलना है। फिर उसके बाद में इन्होंने इंदिरा साहनी केस में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 50% कैप की भी बात की कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करना, ठीक है जी। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो क्राइटेरिया रिजर्वेशन के लिए ये आता है कि जो गवर्नमेंट में नहीं है और करंट थ्रेशोल्ड है जो इनकम की वो ₹8 लाख पर ईयर है, तो अगर उसके नीचे है तो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे और उनको रिजर्वेशन मिलेगी। अगर 8 लाख से जो एनुअल इनकम अगर ऊपर है तो उसमें रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं दी जाएगी। और अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उसमें भी उन्होंने रैंक के हिसाब से रखा है, वहाँ पे इनकम के हिसाब से नहीं रखा हुआ। और उसके बाद में एक चीज़ आती है जिसका नाम है ऑल इंडिया कोटा स्कीम। ऑल इंडिया कोटा स्कीम सबसे पहले आती है जी 1986 में, और ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के साथ आती है। अब इसको बड़े ध्यान से समझना है हमने। ऑल इंडिया कोटा स्कीम में क्या हुआ था कि जितने भी मेडिकल अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस हैं स्टेट के अंदर, तो ऑल इंडिया कोटा में उनको क्या करना था कि सेंटर को कुछ सीट्स देनी थी, ठीक है जी। अब सपोज कर लो कि कई जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, उन स्टेट्स में हमने क्या देखा कि भाई स्टेट के अंदर जितने भी मेडिकल के कॉलेज हैं अंडर ग्रेजुएशन वाले और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, वो कुछ कोटा देंगे, कुछ कोटा ऑफ सीट्स प्रोवाइड करेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे? सेंटर को। अगर वो सेंटर को वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो किस चीज़ के अंदर हम काउंट करेंगे? ऑल इंडिया कोटा के अंदर हम उसको काउंट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम समझते हैं तो ऑल इंडिया कोटा में लेट्स से यहाँ पे 100 सीट्स आ गई, तो 100 सीट्स में कोई भी किसी भी किस्म की पहले रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में मतलब क्या था कि कोई भी बंदा किसी भी स्टेट का वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर एग्ज़ाम देता था, क्वालिफाई करता था, आगे बढ़ता था। लेकिन उसके बाद में दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द रिजर्वेशन ऑन फॉर द SC ST को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया ऑल इंडिया कोटा के अंदर। लेकिन उस टाइम पे ओबीसी कोटा ऑल इंडिया कोटा में नहीं था। लेकिन कुछ टाइम के बाद में और हमने 2021 में अब क्या देखा? मेजर चेंज, 27% रिजर्वेशन दे दी गई है ओबीसी को, कहाँ पे? ऑल इंडिया कोटा में। और 10% जो कोटा है वो दे दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, कहाँ पे? ऑल इंडिया कोटा सिस्टम में। अब ये जो प्रेजेंट केस चल रहा है ये किस चीज़ के लिए है? उन्होंने पहली चीज़ तो यही बोला कि जो पिटीशन है मैं आपको बताता हूँ वो किस चीज़ में आर्ग्यू किस चीज़ में कर रही है। पहली चीज़ उन्होंने बोला कि इसने तो यार ब्रीच कर दिया 50% कोटा, जो कि 1992 में या 1993 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के साथ में आया था जिसका नाम था इंदिरा साहनी केस, ठीक है जी। पहली चीज़ तो यही ब्रीच होगी। नंबर 2 उन्होंने बोला कि लैक ऑफ स्टडी और जस्टिफिकेशन है ऑन द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्राइटेरिया, नंबर 2। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट का डिसीजन है जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का इन द एडमिशन थ्रू द नीट, ये वाली जो चीज़ है इसमें भी कोई साइंटिफिक तो नहीं, कोई भी स्टडी नहीं हुई, कोई डेटा नहीं आया। नंबर 4 उन्होंने पिटिशनर ने क्या बोला कि क्वेश्चन उन्होंने किया कि ओबीसी रिजर्वेशन को भी सेम आपने कैप रखा है और ईडब्ल्यूएस में भी आपने सेम कैप रखा है, तो इसमें आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, ठीक है जी। फिर अगली चीज़ हम देखते हैं ₹8 लाख सीलिंग, जो हमने ये 4 पॉइंट की उसको आगे थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ₹8 लाख सीलिंग की यहाँ पे बात आती है। ₹8 लाख सीलिंग फॉर दी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इज डिफरेंट,
ठीक है जी। अब इनमें वो बोल रहे हैं कि यार ये वाली जो चीज़ है ईडब्ल्यूएस के लिए या ओबीसी के लिए आपने सेम रख दिया, तो इसको डिफरेंट करना चाहिए था। ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है वो एक एक्सक्लूजनरी प्रोविजन है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की इंक्लूजनरी प्रोविजन यहाँ पे रख दी की है। मतलब क्या है कि अगर मैं क्रीमी लेयर की बात करता हूँ ओबीसी में, तो जो बंदा क्रीमी लेयर में आएगा उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंक्लूजनरी प्रोविजन के तौर पे हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी बोला कि भाई ये जो चीज़ है आपने अगर यहाँ पे कोई स्टडी नहीं की, कोई डेटा नहीं इकट्ठा किया तो ये गलत हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया कि भाई नीट की जो काउंसलिंग है अंडर ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, ऑल इंडिया कोटा में, वो आप इसी तरह से चलने दे। 8 लाख एनुअल जो फैमिली की इनकम है उसके हिसाब से चलने दे, और उसके बाद में ये वाली चीज़, बाद में ये जो चीज़ है वो देखी जाएगी। ठीक है, नंबर 1 आज की न्यूज़ ये थी। नंबर 2 न्यूज़ की बात करेंगे। नंबर 2 न्यूज़ है जी एनएसओ के बारे में, और एनएसओ ने बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 आएगा उसमें जो हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ है वो हम देखेंगे 9.2% के हिसाब से। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये आ सकता है, हमें प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली चीज़, जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, ग्रोस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है टेरिटरी, और प्रोडक्ट इसमें कौन सा आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज। अभी के लिए तो इतना ही डिस्कस करेंगे अगर मैं जीडीपी की बात करूंगा। अगर हम बात करें एनएसओ की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का पहले नाम क्या होता था? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और एक इसके साथ में एक और थी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिए गए, दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक बना दी गई है जिसका नाम है एनएसओ। और एनएसओ की जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। और ये जो एनएसओ है, ये सबसे पहली बार किसने बोला था? रंगाराजन कमीशन बनी थी, उसने बोला था एनएसओ के बारे में, ये आपने याद रखनी है। यहाँ पे पेरेंट मिनिस्ट्री जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मॉस्पी है, हमने ये पॉइंट भी याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में 8 जनवरी के द हिंदू के, देखिए फ्रंट पेज पे एक फ़ोटो आई हुई थी, फ़ोटो में से हमने आगे न्यूज़ बनाई है। ये जो फोटो है यहाँ पे बोला गया है कि ये डेजर्टेड कॉरिडोर, मतलब बिकॉज ऑफ द कोरोना यहाँ पे बहुत कम लोग हैं या फिर उन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है, ये चीज़ दिखाई जा रही है। लेकिन हमने देखा कि ये वाला जो टेम्पल है श्री रमन्था स्वामी टेम्पल इन दी रामेश्वरम तमिलनाडु, ये वाला जो टेम्पल है जी, ये टेम्पल आपको मिलेगा द्रविडियन स्टाइल का। तो द्रविडियन स्टाइल में बेसिकली आपको इस तरह की जो चीज़ें आप देखते हो, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे टिक किया है, ये देखिएगा। यहाँ पे मैंने पहले गोपुरम आता है, फिर मंडप आता है, गर्भगृह, विमाना और शिखरा। लेकिन इसके जो ये तो कंपोनेंट हो गए, इसके फीचर्स देखेंगे। पहली चीज़ तो एंट्रेंस जो गेटवे होता है हम उसको क्या बोलेंगे? गोपुरम। ठीक है जी, ये जो एंट्रेंस गेटवे है इसको हम क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक विमाना आता है। तमिलनाडु में एक तरह का स्टेप्ड पिरामिड होता है जो कि ज्योमेट्रिकली जाता है ऊपर, रादर देन कर्विंग शिखरा ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो विमाना की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये जो ऊपर हम क्राउन पे देखते हैं हम इसको बोलते हैं शिखर। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। वहाँ पे कर्व रहती है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकली राइज कर रहा है वो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं। उसके बाद में शिखर है जो क्राउनिंग एलिमेंट रहता है, टॉप ऑफ द टेम्पल होता है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें अमलक और कलशा होता है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के ऊपर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे लार्ज वाटर रिजर्वायर भी होता है, और मंडप होता है जहाँ पे आपने बेसिकली देखा होगा कई बार जब आप टेंपल जाते हो तो यहाँ पे जो खड़े होने के लिए चीज़ होती है या फिर जहाँ पे एंट्री होती है हम उस चीज़ को बोलते हैं मंडप। और इसके बिल्कुल अंदर जहाँ पे यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है शिवलिंग की, तो शिवलिंग जहाँ पे सबसे अंदर है कॉम्पोनेंट में, तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे? गर्भगृह। तो ये थी थर्ड न्यूज़। ये आपने फीचर्स याद रखने हैं द्रविडियन स्टाइल के। इसके साथ में आप नॉर्थ इंडियन स्टाइल के भी देख सकते हैं, लेकिन ये है साउथ इंडियन स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल। नगारा स्टाइल आप इसके साथ में देख सकते हो, और इसका जो दोनों को प्लस करके भी जो वैसे स्टाइल है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड न्यूज़ तो आज की ये थी। आगे हम डिस्कस करते हैं फोर्थ न्यूज़। जो सेंटर है उन्होंने बोला है कि हम तो लॉ पैनल की रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड पे वो क्या बोलते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट करें। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इंप्लीमेंट पहली चीज़ तो करना क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी का है उसमें लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका मतलब क्या होता है? जितने भी सेक्शन हैं सोसाइटी के,
कोई भी रिलीजन है किसी का भी, हर एक बंदे को उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं नेशनल सिविक कोड, सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें कौन कौन से एरियाज कवर करे जाएंगे, मैरिज हर एक बंदे की किस हिसाब से होगी, प्रॉपर सेम, कोई भी रिलीजन हो उसमें, डाइवोर्स हो गया जी, मेंटेनेंस होगी, इनहेरिटेंस होगी, अडॉप्शन और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन चीज़ों के बारे में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में बात करते हैं कि भी जो भी आपका रिलीजन है, हम रिलीजन से आपके कोई मतलब नहीं रखते, रिलीजन से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें किस चीज़ से लेना देना है कि पूरी कंट्री में एक ही तरह का सिविल कोड होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा तरह के सिविल कोड होने चाहिए। और इस चीज़ में आपने याद रखना है कि यूसीसी रेफर्स टू अ कॉमन सेट ऑफ लॉज गवर्निंग सिविल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ द डीपीएसपी। जल्दी आप देखिए कि जल्दी न्यूज़ आएगी कि जो गवर्नमेंट है इसको इंप्लीमेंट करने जा रही है, ठीक है जी। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 की अगर हम बात करें न्यूज़ की, देखिए न्यूज़ है सच बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत हल्के वाली न्यूज़ तो नहीं आई, लेकिन ये जो इश्यूज हैं, दीज इश्यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं जो मैरिटल रेप है, उन्होंने बोला हम उसको ऑलरेडी कवर कर रहे हैं आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर। अब ये मैरिटल रेप होता क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की हम बात करते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर। जो भी स्पाउस है, चाहे वो लड़की लड़के के साथ कर रही है या लड़का लड़के के साथ फोर्सफुली अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, मैरिटल रेप। लेकिन इसमें इन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल आउटलुक ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये विमेन को कंसीडर करते हैं कि भाई ये जो विमेन है किस चीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद में कोई भी ऑटोनॉमी है, कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है उनकी खुद की बॉडी पे। इस वजह से ये जो मैरिटल रेप है इनको रिकग्नाइज करवाने की कोशिश की जा रही है एज अ क्राइम, एज अ क्रिमिनल, ठीक है जी। क्रिमिनलाइज इसको करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर हम बात करें आज की डेट में, मोर देन 100 कंट्रीज हैव क्रिमिनलाइज्ड मैरिटल रेप, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज वन ऑफ द ओनली 36 कंट्रीज वेयर मैरिटल रेप इज स्टिल नॉट क्रिमिनलाइज्ड। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन, और ये डेटा बिल्कुल क्या है, जेन्युइन डेटा है। उसके बाद में हम बात करें रीसेंट ऑब्जर्वेशन की। रिसेंट ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि कोर्ट ने बोला है कि मैं अर्ज करूंगा, वेल्थ एंड सेक्स ऑफ द हस्बैंड हैड ड्रिवन अ वीमेन टू डिस्ट्रेस, ठीक है जी, इन डिस्प्रेशन टू गेट अ डाइवोर्स। और इसमें उन्होंने बोला है कि जो वीमेन है उनको परसीव किया जाता है एज अ बेबी मेकिंग मशीन्स वेयर देयर राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स आर इनकन्विंसिबल एंड प्रीपोस्ट्रियस, ठीक है जी। तो इस तरह से जो चीज़ है हम इस चीज़ को बोल रहे हैं, लेकिन रिसेंटली कोर्ट ने बोला है कि मैरिटल रेप को आप एक ग्राउंड रख सकते हो एज अ डाइवोर्स, ठीक है जी। तो ये 5th न्यूज़ थी। मैरिटल रेप के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इसको हमने पढ़ा है। और रिसेंट जो ऑब्जर्वेशन है, केरला हाई कोर्ट ने क्या बोली है कि जो मैरिटल रेप है उसको एक गुड ग्राउंड बनाया जा सकता है एज अ टू क्लेम अ डाइवोर्स, ठीक है। इसके बाद में जो 6th आज की जो न्यूज़ हम पढ़ेंगे वो है रिगार्डिंग दी एडिटोरियल आया। इसमें पहले जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा इंट्रोडक्शन में, कहते जी ग्लासगो में गए थे हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ग्लासगो में बोला कि भाई ग्लासगो में समिट हुआ था, यूके ने किया था, और ये जो चीज़ है ग्लासगो में बोला गया COP26 में कि इंडिया नेट ज़ीरो की तरफ जाएगा। अब ये नेट ज़ीरो क्या होता है? नेट ज़ीरो का मतलब लेट से कोई कंट्री है या फिर आप लगा लो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ 100 CO2 एमिशन करता है, और अगर वो 100 ही कैप्चर कर रहा है, कैप्चर कैसे करेगा? ट्रीज लगा के, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से, तो हम उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल, और ये क्या हो जाएगा? नेट ज़ीरो। ये क्या हो जाएगा? नेट ज़ीरो हो जाएगा। इस चीज़ को हमने याद रखना है। दूसरी चीज़ तो उन्होंने बोला कि किस तरह से हम इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो UNFCCC किस चीज़ के बारे में है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने UNFCCC बनाया था। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का कि UNFCCC बना कब था? ये बना था जी 1992 में, और 1992 में ऐसा क्या हुआ था? रियो अर्थ समिट हुआ था, और रियो अर्थ समिट के टाइम पे UNFCCC आया। ये तो एक पहला कंपोनेंट था। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आया था UNCBD, बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है। नंबर 3 UNCCD के जो डेजर्टिफिकेशन है उसको रोकना है। और नंबर 4 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज आई थी जिसका नाम था GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी।
तो यहाँ पे यूएनएससीसी की बात की गई है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख रखी है, यहाँ पे इसको भी आपने प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, रेड प्लस। अब रेड प्लस का मतलब क्या है कि हमने रिड्यूस करना है एमिशन फ्रॉम द डीफॉरेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट डीग्रेडेशन। मतलब जो डीफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, जो डीग्रेडेशन हो रही है फॉरेस्ट की, हमने उन चीज़ों को रोकना है ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से हम आगे लेके जा सकें। लेकिन जो रेड है, ये दो तरह के आए थे, एक तो आया था रेड REDD और एक आया था रेड प्लस। इंडिया ने ऑप्ट किया था रेड प्लस। उसका रीजन क्या है? क्योंकि रेड प्लस में बोला गया था कि अगर आप ट्रीज को बचाओगे, अगर आप डिफॉरेस्टेशन को रोकोगे, अगर आप फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकोगे तो आपको फंडिंग मिलेगी बाहर वाली कंट्रीज से। रेड में ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं था फंडिंग वाला, तो हमने रेड प्लस को ऑप्ट किया था। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या चल रहा है, तो कंटिन्यूड डिग्रेडेशन के नाम पे हम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर द मेंस और प्रीलिम्स के, तो हमने ऑब्वियसली याद रखना ही रखना है। देखिएगा, इंडिया ने बोला है कि भाई हमने 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज किया इन द लास्ट 6 ईयर्स, ठीक है जी। लेकिन डिग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंटिन्यूज, जो डिग्रेडेशन हो रही है वो आपकी चलती जा रही है, आप नए फॉरेस्ट लगाते जा रहे हो, पीछे से डिग्रेडेशन होती जा रही है, तो वो तो सेम ही हो गया, वो तो सेम ही हो गया। जो आपका फॉरेस्ट पहले से बना हुआ है वो तो आप डिग्रेड कर रहे हो ना, उस चीज़ को देखना पड़ेगा हमें। तो आगे फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है 1989 की, जिसमें हमने देखा कि भाई 2,57,409 स्क्वायर किलोमीटर जो चीज़ है वो ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर आती है, और उसकी जो डेंसिटी है वो 10% टू लेस देन 40% है। जिसका मतलब अगर मैं बात करूँ 30 ईयर्स के अंदर जो ये चीज़ है ये इंक्रीज हुई 3,04,499। उसके बाद में हमने ये देखा कि जिसका मतलब है कि every year on an average nearly 1.57 lakh hectare of forest was degraded। तो हर एक साल इतना जो एवरेज जो फॉरेस्ट है उसको डिग्रेड किया जा रहा है, ठीक है जी। फिर हमने अब इंगेजमेंट इस चीज़ को ठीक करने के लिए, या फिर हम और क्या चीज़ें कर रहे हैं, हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, जिसमें 1988 में हमें पता चला था कि लोकल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। और इसमें हमने देखा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में कि जितने भी लोग हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, हमने उसको क्या करना है, हमने उसको साथ में ही रखना है और उनकी हेल्प लेनी है। क्योंकि देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट। हमने बहुत बार एक कंपोनेंट देखा है कि जब भी हम हेलीकॉप्टर अप्रोच यूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर अप्रोच का मतलब कि अगर हम दिल्ली में बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं एक ट्राइबल एरिया के लिए, एक छोटे स्टेट के लिए, एक बड़ी स्टेट हो चाहे, या फिर छोटा कोई लोकल सेल्फ, मतलब आप लगा के चलो कोई पंचायती चीज़ है या फिर ट्राइबल्स है, तो वो गलत हो जाती है। क्योंकि हमें उनका लोकल लेवल पे क्या पार्टिसिपेशन है, लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, वो हमें नहीं पता होती। तो हमने यहाँ पे देखा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आती है 1988 की, हमने लोकल लोगों को साथ में जोड़ा और लोकल लोगों को बोला कि आपने अच्छे वे से हर एक चीज़ को कंट्रोल करना है, हम आपको जितना भी उसका इंसेंटिव्स होंगे या कोई भी चीज़ होगी, हम आपके साथ हैं। अब अगर हमने लोकल लोगों को, ट्राइबल लोगों को, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को वहाँ पर जोड़ लिया, कोई भी कम्युनिटी है, नॉट ओनली ट्राइबल, लोकल पीपल, लोकल कम्युनिटी, तो वो अच्छे वे से काम करेंगे। उसका एक ही एक रीज़न है, क्योंकि उनको आज के लिए वहां पे नहीं रहना, उनको आगे आने वाले बहुत सालों के लिए वहां पे रहना है। इस चीज़ को देखते हुए ये जो एफर्ट है, हमने ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच भी रखी। यहाँ पे हमने देखा कि इस चीज़ से इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसकी फॉर्मेशन की जाती है नियरली 1.18 लाख ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज बनती हैं। जब ये GFC बनती है तो ये 25 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया को मैनेज करती है, और वो बहुत अच्छे वे से करती है, जिसमें हमने एक्सटर्नल एजेंसीज की हेल्प भी देखी आते हुए, वर्ल्ड बैंक की, OEACF की, DFID आया, या फिर मैं UK की बात करूँ, EU की बात करूँ, तो ये वाली जो चीज़ें बड़ी अच्छे वे से काम कर रही हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज। लेकिन और हमने एक चीज़ देखा, कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बना, कैंपा बना, और लैक ऑफ प्रायोरिटी एंड पॉलिसी सपोर्ट इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, इसको इंश्योर करने के लिए। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ये आपने पैराग्राफ याद रखना है यहाँ पे कि ये वाली जो हम पावर दे रहे थे, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज बना रहे थे, ये अब चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है जी। यहाँ पे हमने लोकल बॉडीज को, पंचायत को, लोकल कम्युनिटीज को, ट्राइबल्स को साथ में हम लेके नहीं चल रहे। ऑल्दो पॉलिसीज अभी भी चल रही हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉलिसीज बंद हो चुकी है, लेकिन जितनी पार्टिसिपेशन उन लोगों की चाहिए थी उतनी पार्टिसिपेशन अब नहीं हो रही।
तो ये तो एक बड़ा कंसर्न बन चुका है। अगर हम बात करें तो उन्होंने कंक्लूजन बोला, इसमें बहुत कोई ऐसा नहीं है कि भी बहुत बड़ा तीर मारा हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं रेप्लिकेट तेलंगाना मॉडल। उन्होंने बोला अगर नेट जीरो टारगेट को अचीव करना है तो जो लोकल कम्युनिटीज है उसको पार्टिसिपेशन आपको करनी चाहिए। वो कहते क्यों करनी चाहिए जी, कहते आपको इस वजह से करनी चाहिए। अगर आप तेलंगाना में देखोगे यहाँ पे क्या था, एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन हुई। ये तेलंगाना में उन्होंने म्यूनिसिपल एक्ट को क्या किया, अमेंड किया, और जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे, जो ग्रीन फंड था, वो लोगों को वहाँ पे देना स्टार्ट किया। एक यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। हरिता निधि, यहाँ पे उन्होंने बोला फॉर द ट्री प्लांटिंग, ठीक है जी, और नीड रेप्लिकेशन इन अदर स्टेट्स। इस तरह की जो रेप्लिकेशन हमें चाहिए। तो इंडिया चाहे ग्लासगो में जो भी बोल के आए, इन्होंने बोला दो इंडिया डिड नॉट बिकम अ सिग्नेटरी ऑफ द ग्लासगो लीडर डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, लेकिन जो कंसिडरेशन है, जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, जो फॉरेस्ट है, जो CO2 इमिशंस है, हमें उन चीज़ों को प्रॉपर कंसिडरेशन में लेना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उसके लिए काम करना चाहिए, ताकि जो आगे आने वाला क्लाइमेट है या फिर कोई भी चीज़ है, या फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सके। आपने एक चीज़ प्रीलिम्स के लिए देख लेनी है, नहीं फिर मैं आगे कभी ना कभी डिस्कस कर दूंगा। एनडीसीज होती हैं जी, एनडीसीज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, और ये सबसे पहले कब आई थी, ये सबसे पहले आई थी इन दी पेरिस एग्रीमेंट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, पेरिस एग्रीमेंट में एनडीसी की बात हुई थी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जितनी भी पेरिस में इंडिया ने दी थी वो सारी अपडेट हो चुकी है, सारी चेंज हो चुकी हैं। आपने सारे चेंज वाले टारगेट पढ़ के जाने हैं। इस बार 101% चांसेस बन रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर बात। अब ये तो थी 6th न्यूज़, और 6th न्यूज़ का मतलब एडिटोरियल डिस्कशन हुआ हमारा। 7th देखते हैं जी। कजाकिस्तान, कल भी बताया था, कजाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी एक सिचुएशन बन चुकी है। एक एरिया है कजाकिस्तान का, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे हमने देखा भाई कजाकिस्तान में गैस के प्राइसेस इतने इंक्रीज कर दिए गए, तो वहाँ पे लोग सड़कों पे आ गए, और सड़कों पे आके उन्होंने हल्ले मचा दिए। तो ये वाली चीज़ को आपने याद रख लेना है। और मैंने कल वाली वीडियो में, आप चाहे आगे कर करके देख लीजिएगा, कल वाली वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया है कजाकिस्तान की लोकेशन के बारे में। तो आप कल वाली वीडियो प्लीज़ यहाँ पे कंसिडर करिए और कल वाली वीडियो ओपन करिए, कजाकिस्तान का मैप दोबारा रिवाइज करिए, कौन कौन सी कंट्री टच करती है और कौन सी लेक थी कजाकिस्तान में, कौन कौन सा सी जो है उसके साथ टच करता है। क्लियर बात। आगे चलते हैं जी। 8th न्यूज़ बड़ी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ये अभी के लिए हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता ये अचीव हम कर पाएंगे। ठीक है जी, हाँ, बाय 2030 अगर अचीव कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़े वाली बात है। देखिएगा, इन्होंने बोला कि एशिया की 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी इंडिया, और जापान को भी पीछे छोड़ देगी बाय 2030। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ और भी देखी, यहाँ पे इन्होंने बोला कि अभी तो इंडिया 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है इन दी वर्ल्ड, और पहले नंबर पे कौन है, USA, फिर चाइना, फिर जापान, जर्मनी और UK। लेकिन इंडिया को बोला गया है ये क्या बन जाएगी, एशिया 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 2030, और जो इसकी GDP है वो भी सरपास कर देगी किसको, जर्मनी और UK की GDP को, और ये 3रे नंबर पे आ जाएगा हमारा इंडिया कि इनकी जो सबसे बड़ी इकॉनमी। और ये किसने बताया हमें, IHS मार्केट ने बताया, और इसके बारे में मैंने परसों वाली वीडियो में बताया था जी, और उसमें मतलब 6 जनवरी या 5 जनवरी वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को भी निकालते हैं IHS मार्केट। क्लियर, याद रख लीजिएगा। अब इसमें कई बार वो क्या करते हैं कि इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी वाली, यहाँ पे देखिएगा, इंडियाज नॉमिनल GDP इज फोरकास्ट टू राइज $2.7 ट्रिलियन इन 2021 एंड टू 8.4 ट्रिलियन बाय 2030। लेकिन मैं नॉमिनल GDP में विश्वास नहीं रखता, मैं विश्वास रखता हूँ रियल GDP में। ठीक है, चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये आज की लास्ट न्यूज़ थी। आगे आने वाले कंटेंट के लिए अच्छा कंटेंट हम डालते रहेंगे। आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।